हाय, ये है कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ये है केप ऑफ गुड होप, देन दीज आर मीरकैट्स टिमोन, ये है हाइना, ये है जीब्रा, ये है चीता फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, देन दीज आर विल्डर बीस्ट, ये लायंस हैं, ये है टू हॉर्न राइनासोरस एंड दिस इज हिप्पोपोटामस, दिस इज जिराफ, देन दिस इज लेपर्ड और ये है अफ्रीकन एलिफेंट्स। अगर हम फर्दर नॉर्थ में बढ़ें तो ये आ जाता है सहारन डेजर्ट और यहाँ पे मिलते हैं ये शिप ऑफ डेजर्ट, ये हैं कैमल्स। देन इफ़ वी क्रॉस मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो ये आ जाता है यूरोप के डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी और डिफरेंट एनिमल्स। देन हम पहुँचते हैं फर्दर नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल में। आर्कटिक सर्कल में मिलते हैं ये पोलर बियर्स। पोलर बियर्स आर फाउंड इन आर्कटिक सर्कल। देन ये है रेनडियर, सेंटा क्लॉज। अगर हम फर्दर बढ़े नॉर्थ और साउथ अमेरिका की तरफ तो यहाँ पे भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ दीज एनिमल्स मिलते हैं। यहाँ हमें मिलेगा लाइक दिस ऑटर, यहाँ पर है दिस इज अगेन शिप, ये है ब्लैक बियर ऑफ दिस नॉर्थ अमेरिका। देन यहाँ पे हम फर्दर देखेंगे तो दिस इज डेजर्ट स्नेक। सो अगर हम फर्दर साउथ में जाएं तो फिर यहाँ पे आ जाता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे है दिस इज जगुआर। जगुआर का जो बाइट फोर्स होता है दैट इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल द कैट, इवन स्ट्रॉन्गर देन लायन एंड टाइगर। देन ये अनाकोंडा है। और फिर अगर अपन फर्दर साउथ में जाएंगे तो ये है प्राइवेट, ये है रिको, ये है कोवोस्की और ये है स्किपर, द पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं। यहाँ पे हमें मिलती है सील। और फिर हम फाइनली ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ये है कोआला। अभी जब ऑस्ट्रेलियन बुश फायर हुआ था तो देवर इन ग्रेट ट्रबल, दिस इज़ इमू। और ये है ऑस्ट्रेलिया के फेमस कैंगरू, ये वहाँ के डॉग्स हैं डिंगो। न्यूजीलैंड में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड कीवी, सो दैट इज़ वाई न्यूजीलैंड को हम कीवी भी बोलते हैं। फर्दर हम इंडिया की तरफ आएँ तो ये है ब्लू व्हेल और ये चाइना है। चाइना में मिलता है दिस पांडा, ब्लैक एंड वाइट, दीज आर पांडा। ये माउंटेन है तो माउंटेन लेपर्ड है यहाँ पे। चाइना में जो कैमल मिलते हैं इनका डबल हम्प्ड है, दिस इज़ इन तिब्बत, ये डबल हम्प्ड कैमल्स होते हैं यहाँ पे। देन दिस इज़ रॉयल बंगाल टाइगर, ये है हमारा इंडिया। साउथ में मिलता है लायन टेल्ड मकाक, दिस इज़ पिकॉक। दिस इज़ एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस होता है, टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस। सिमिलरली इंडियन राइनोसोरस और अफ्रीकन राइनोसोरस में भी डिफरेंस होता है। सो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म्स हैं। डिफरेंट लैटिट्यूड पे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्होंने एडेप्टेशन किया है और अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ये चेंज होके डिफरेंट अर्थ में बनाते हैं दिस लिविंग वर्ल्ड। सो का जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट लाइफ ऑन अर्थ। आज हम बात करेंगे लाइफ ऑन अर्थ, चैप्टर नंबर 15। So by now you might have realized that all units of this book have acquainted you with the three major realms environment की, lithosphere, atmosphere एंड हाइड्रोस्फीयर। ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बुक है, इसमें हमने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर इन सब के बारे में जाना। यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बायोस्फीयर। जो भी हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दिस इज कॉल्ड दिस बायोस्फीयर। ये इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंटल रियल्म्स के साथ। बायोस्फीयर इंक्लूड करता है ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। ये कंसिस्ट करता है ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो वॉटेवर वो लिविंग है तो वो बायोस्फीयर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंटरेक्शन होता है इनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द लिथोस्फीयर। अर्थ का जो आउटर लेयर है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, या फिर हाइड्रोस्फीयर भी हो सकता है, पानी, एक्वेटिक, ओशन, एज वेल एज इन द एटमॉस्फेयर एज वेल। देर आर ऑल्सो मैनी ऑर्गेनिज्म दैट मूव फ्रीली फ्रॉम वन रियल्म टू द अदर। मतलब वो पानी में भी रहते हैं, से टेरेस्ट्रियल भी हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर हवा में भी हैं, देन लैंड पे भी आ जाएंगे। तो वन रियल्म टू अदर वो शिफ्ट होते हैं। बायोस्फीयर और उसके जो कंपोनेंट्स हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। दीज एलिमेंट्स इंटरेक्ट विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप, जैसे कि लैंड, वाटर और सॉइल। तो ये इंटरेक्शन यहाँ पे ऐसे होगा। दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट, जैसे कि
टेम्परेचर, आर्कटिक में टेम्परेचर अलग है, सहारा में टेम्परेचर अलग है। रेनफॉल, रेन फॉरेस्ट के अलग एनिमल्स हैं। देन जहाँ रेनफॉल नहीं है, एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहाँ पे डिफरेंट हमें ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। मॉइस्चर, सनलाइट, तो दीज ऑल जो हैं ये पैरामीटर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड को। इंटरेक्शन जो बायोस्फीयर का होता है लैंड से, एयर से और वाटर से, ये इम्पॉर्टेंट है टू द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म भी एक समान नहीं होते हैं, हर दिन नया होता है, हर दिन हम इवॉल्व होते हैं। सो ये इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोलॉजी। You have been reading about ecological and environmental problem, newspaper, magazines में हम देखते हैं। Have you ever thought about ecology? ये है क्या? Environment, as you know, is made up of abiotic and biotic components. ये abiotic है और ये biotic है। It would be interesting to understand how the diversity of life form is maintained to bring a kind of balance. तो यहाँ पे एक balance बना हुआ है। This balance is maintained in a particular proportion so that healthy interaction जो होता है बायोटिक में और एबायोटिक में, बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इसमें गोज ऑन। ये जो इंटरेक्शन होता है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक फैक्टर्स के साथ विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, ये रिजल्ट करता है क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो इज रिक्वायर्ड, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ ये जो एनर्जी होती है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, लेवल्स में, ट्रॉफिक लेवल पे ऐसे करके सर्कुलेशन होता है। ये मटेरियल साइकिल्स ऑन लैंड, एनर्जी फ्लो होती है वाटर, एयर में, और ये सब चीज़ें जो बनाती हैं वो कहलाता है इकोलॉजिकल सिस्टम। अब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो इकोलॉजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड ओइकोस से आया है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस, मतलब घर। ये कंबाइंड है विद द वर्ड लॉजी, लॉजी मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, साइंस और द स्टडी ऑफ समथिंग। सो द स्टडी ऑफ ओइकोस, स्टडी ऑफ हाउस, स्टडी ऑफ अवर हाउस इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसका मतलब है लिटरली इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द हाउस, हाउस होल्ड। प्लांट्स है, हाउस में अब क्या क्या हो सकता है? प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनीथिंग, दे ऑल लिव टुगेदर इन एन इंटरडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट्स में। जर्मन जूलॉजिस्ट थे अर्नस्ट हैकल, इनका नाम याद रखना है, हु यूज द टर्म ओइकोलॉजी इन 1869। ये पहले पर्सन थे टू यूज द टर्म इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन जो है बिटवीन द फॉर्म्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब बायोटिक लाइफ फॉर्म्स और एबायोटिक, is the science of ecology. So this is the language, words of vocabulary of ecology. Biotic और abiotic के बीच में जो interaction हो रहा है, that is called science of ecology. Ecology can be defined as a scientific study of the interaction of organism with their physical environment and with each other. So this is ecology. Now, ये जो habitat होती है in the ecological sense में, ये होती है totality, टोटैलिटी ऑफ द फिजिकल और केमिकल फैक्टर, टोटैलिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है जनरल एनवायरनमेंट को। सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ऑल दीज कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम आर इंटर रिलेटेड, हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम बन सकते हैं जहाँ पे वेरिंग रेंज है, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं। जैसे अभी हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट प्लांट्स हैं, स्पीशीज़ हैं, ये अडेप्ट होती हैं थ्रू इवोल्यूशन। अफ्रीकन दिस लायन, इंडियन लायन, देन कैमल, सहारा में एरिड कंडीशन कैमल, और रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म है। तो ये जो फिनोमिनन होते हैं इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होगा? सी, इकोसिस्टम में दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन, एक्वेटिक मतलब पानी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू बायोम्स, बायोम्स बन सकते हैं। अब बायोम वो होता है जो प्लांट और एनिमल कम्युनिटी होती है, ये कवर किया है लार्ज जोग्राफिकल एरिया। तो सिमिलर टाइप चीज़ होती है यहाँ पे, प्लांट और एनिमल कम्युनिटी है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया इन्होंने कवर किया है। बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट बायोम्स हैं लैंड पे, ये डिटरमाइंड होती है मेनली बाय क्लाइमेट। आर्कटिक क्लाइमेट इज डिफरेंट, Saharan climate is different, Indian climate is different, then temperate is this, Europe is different.
तो अब बायोम कैन बी डिफाइंड एज द टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इंटरैक्टिंग विद इन स्पेसिफिक कंडीशन. दिस इज अ वेरी गुड definition. Remember the definitions याद रखना, it helps. These include rainfall, temperature, humidity, soil condition. तो ये चीज़ वहाँ पे होगी conditions में. Some of the major biomes जैसे हैं forest है, grasslands है, desert है और tundra biomes हैं. Aquatic ecosystem can be classed as marine and freshwater ecosystem. तो aquatic में क्या आ सकता है? Marine समुद्र वाला और freshwater मतलब river वाला. मैरीन इकोसिस्टम इंक्लूड करता है ओशियंस, एस्चुरीज और कोरल रीफ को, और जबकि जो फ्रेश वाटर है उसमें लेक्स आ जाएंगी, पॉन्ड्स आ जाएंगे. तो इसमें फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर नहीं है, मार्शेस एंड बॉग्स होंगे. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का उसमें इन्वॉल्व होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स और उनकी स्पीशीज का भी. स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सारे इकोसिस्टम होते हैं उसमें एबायोटिक एलिमेंट भी होंगे और बायोटिक एलिमेंट भी होंगे. एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं, अब इसमें क्या होगा एबायोटिक में? एबायोटिक मतलब बायोटिक नहीं है, मतलब रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि CO2, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एट्सेट्रा. और बायोटिक में आ जाएंगे जैसे कि लिविंग बींग्स हैं, प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, और ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी हो सकते हैं, और डिकम्पोजर्स भी आ जाएंगे. तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मतलब ये प्रोडक्शन कर रहे हैं. प्रोडक्शन किस चीज़ का कर रहे हैं? ये जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने खुद के फूड का, तो ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स. फोटोसिंथेसिस करते हैं ये. प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं, प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले आता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब ये वो हर्बीवोर एनिमल्स होंगे जैसे डियर, गोट, माइस है. ये इन प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट टाइम खा रहे हैं तो ये प्राइमरी हो रहे हैं, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हो गए. कार्निवोर होते हैं, ये अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, तो दे विल ईट फ्लैश, ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होंगे, स्नेक्स, टाइगर्स एंड लायंस. Certain carnivores that feed also on carnivores are also known as top carnivore. मतलब एक कार्निवोर है वो दूसरे कार्निवोर को भी खा सकता है, सो दैट इज कॉल्ड दिस टॉप कार्निवोर. जैसे कि हॉक्स हैं, मंगूज है, ये कार्निवोर्स है, टॉप कार्निवोर्स है. अब फिर डिकम्पोजर्स आते हैं. ह्यूमन बींग्स क्या कहलाते हैं? आप एक स्पेसिफिक वर्ड है, टेल मी दैट नेम. डिकम्पोजर्स आर दोज दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्केवेंजर्स. स्केवेंजर्स क्या होते हैं? जो मर गया होता है उसको खाते हैं, जैसे कि वल्चर्स, गिद्ध और क्रो. ये फर्दर ब्रेकिंग डाउन होता है डेड मैटर का. अदर डिकम्पोजिंग एजेंट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके से एक पूरा साइकिल चलता है. सी, सन है, सन में फ्यूजन हो रहा है, एनर्जी आ रही है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये सोलर एनर्जी आता है प्रोड्यूसर्स में, प्रोडक्शन किया इन्होंने, इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया. प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स, इन प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स ने इसको खाया. देन हर्बीवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने ईट किया, और फिर ये टर्जरी टॉप कार्निवोर्स आ गए. ये सब डेथ होता है, इन सब का डेथ होगा, तो ये जो डेथ रिमेन होगा उसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देंगे एलिमेंट्स में, और फिर सॉइल न्यूट्रिएंट से ये वापस एक्सचेंज हो जाएगा. तो इस तरीके से एनर्जी में और जो कंपोनेंट्स हैं ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये बस एक अपना फॉर्म चेंज करता रहता है फ्रॉम वन टू अनदर, और इस तरीके से पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है. सो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को, और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो इन टर्न ईटन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं बाय टर्जरी कंज्यूमर्स. डिकम्पोज्ड फीड करते हैं डेड पे एट ईच एंड एवरी लेवल, और वो चेंज करते हैं उन्हें वेरियस सब्सटेंसेस में, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ब्रेक डाउन हो गया है उनका एसेंशियली. ये गुड भी है फॉर सॉइल फर्टिलिटी. ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, फूड चेन कहलाती है ये. फॉर एग्जांपल प्लांट ईटिंग बीटल है, वो फीड करेगा पैडी स्टॉक पे और उसको ईटन बाय फ्रॉग हो जाएगा, विच इन टर्म फ्रॉग को ईट कर लेगा स्नेक, स्नेक को कंज्यूम कर लेगा हॉक. तो ये क्या हुआ? एक चेन बन गया. दिस सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन एंड द रिजल्टेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज कॉल्ड फूड चेन. तो एक चेन बन गई, वन A to B, B to C, C to D, D to E. So this is a food chain. Transfer of energy that occurs during the process of a food chain from one level to another is called flow of energy. तो ये ऐसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है. However,
फूड चेन्स आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक फूड चेन ये चल रही है, अचानक दूसरी फूड चेन यहाँ से आ जाएगी कनेक्ट, देन एक दूसरा लिंक यहाँ से आ जाएगा। तो ये फूड चेन्स होती हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती। जैसे माउस फीडिंग ऑन ग्रेन है, माउस ने ग्रेन खाया, उसको डिफरेंट सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा सकते हैं, अलग अलग कार्निवोर्स हो सकते हैं, और इन कार्निवोर्स को कोई दूसरा थर्ड एनिमल भी खा सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माउस को स्नेक ही खाएगा, माउस को कोई दूसरा एनिमल कैट भी खा सकती है। फिर इस तरीके से चेन जो होती है वो आपस में इंटरलिंक हो जाएगी। तो दीज कार्निवोर्स में बी ईटन बाय सम अदर टर्जरी कंज्यूमर, ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि एक ही चेन चलेगा। सो इन सच सिचुएशन ईच ऑफ द कार्निवोर में कंज्यूम मोर देन वन टाइप ऑफ प्रे डिफरेंट कंजम्पशन हो सकता है। तो इससे क्या होगा, फूड चेन गेट इंटरलॉक्ड, सब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगा। दिस इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ स्पीशीज इज नोन एज फूड वेब। तो ये एक जाल बन गया है, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। जनरली दो टाइप की फूड चेन होती है, एक होती है ग्रेजिंग और दूसरी होती है डेट्रिटस। ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है ये फर्स्ट लेवल स्टार्ट्स होता है प्लांट से, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, और एंड होता है कार्निवोर्स पे, ये कंज्यूमर्स होते हैं लास्ट लेवल। हर्बीवोर्स बीइंग एट द इंटरमीडिएट लेवल, तो प्लांट्स ने कुछ बनाया, फूड बनाया, इसको हर्बीवोर्स ने खाया, देन कार्निवोर्स ने खाया, तो ये ग्रेजिंग फूड चेन हो गई। There is a loss of energy at each level which may be through respiration, excretion और decomposition। तो एनर्जी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा एक लेवल से दूसरे लेवल पे, हर एक लेवल पे कुछ लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा। द लेवल इन्वॉल्व इन अ फूड चेन रेंज करता है 3 to 5 एंड एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच लेवल। तो हर लेवल पे कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, तो यूजुअली 3 से 5 से ज़्यादा लेवल नहीं होते हैं, बिकॉज इसके बाद एनर्जी बहुत कम बचती है। डेट्रिटस फूड चेन जो होती है ये बेस्ड होती है ऑटोट्रॉफ्स पे। एनर्जी कैप्चर जो होता है ये इनिशिएट होता है ग्रेजिंग एनिमल से एंड इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन। ना इसमें उल्टा चल रहा है, इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेकिंग डाउन हो रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट का, डेड मैटर का, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेजिंग फूड चेन। तो दिस इज कॉल्ड दिस डेट्रिटस, ये डेट्रिटस है, डेट्रिटस फूड चेन और एक ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग इज लाइक दिस, डेट्रिटस इज लाइक दिस। सो ऐसे दो टाइप के फूड चेन यहाँ पे पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं बायोम्स का। बायोम्स जो होते हैं, अर्लियर पैराग्राफ में हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोम। लेट अस नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। 5 मेजर बायोम्स होते हैं, एक है फॉरेस्ट, एक है डेजर्ट, देन एक है ग्रासलैंड्स, एंड देन एक्वाटिक एंड एल्टीट्यूडिनल, मतलब हाइट। कुछ इनके फीचर्स टेबल 15.1 में हम आगे देखते हैं। मीनवाइल बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या है, अगेन गो टू द वर्ड, बायो है, जियो है, केमिकल है। सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें सारी लाइफ डिपेंड करती है, ये प्राइमरी सोर्स है। दिस एनर्जी इनिशिएट लाइफ प्रोसेस इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। मेन सोर्स ऑफ फूड है, एनर्जी ग्रीन प्लांट्स को मिलती है। फोटोसिंथेसिस में CO2 कन्वर्ट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्सीजन में, एनर्जी कैप्चर हो गई। आउट ऑफ द टोटल सोलर इंसोलेशन जो रीच हुआ है अर्थ सरफेस में, उसमें से एक बहुत स्मॉल फ्रैक्शन 0.1% इज फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस, बाकी 99.9% अनफिक्स्ड है। मोर देन हाफ इज यूज फॉर प्लांट रेस्पिरेशन, इसका आधा जो बचा 0.1 का, उसका हाफ तो प्लांट खुद ही यूज कर लेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो टेम्पररीली स्टोर्ड होगा, और वो जब हर्बीवोर्स उनको खाएंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा पोर्शंस दूसरी जगह पे, शिफ्टेड टू अदर पोर्शंस ऑफ द प्लांट में भी। अब लाइफ ऑन द अर्थ, तो यहाँ पे जो 0.1% है उसका आधा इन्होंने खुद स्टोर किया, और जो बाकी था वो अलग अलग जगह प्लांट में स्टोर हुआ है या शिफ्ट हुआ है डिफरेंट पोर्शन ऑफ द प्लांट में। हर्बीवोर्स इनको खाएंगे, फिर ये बाद में ऐसे ट्रांसफर होगा आगे। लाइफ ऑन अर्थ कंसिस्ट होता है ग्रेट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और सर्वाइव करते हैं डाइवर्सिटी एसोसिएशन में। सच सर्वाइवल इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ सिस्टेमेटिक फ्लो सच एज फ्लो ऑफ एनर्जी, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये पूरा एक साइकिल चलता है। दीज फ्लो शो variation in different parts of the world, different seasons of the year under varying local circumstances। तो ये यहाँ पे चेंजेस भी आएंगे। ये जो चीज़ है एनर्जी, वाटर, न्यूट्रिएंट, इनका साइकिल चल रहा है, और ये बहुत सारे पैरामीटर सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंडेंट भी है। स्टडीज़ ने बताया है कि लास्ट 1 बिलियन ईयर्स में एटमॉस्फेयर और जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें कंपोज्ड हुआ अप्रॉक्सीमेटली द सेम बैलेंस ऑफ केमिकल कंपोनेंट, मतलब देयर हैज़ टू बी सम प्रोसेस गोइंग ऑन। दिस बैलेंस ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स इज मेंटेन्ड बाय साइक्लिक पैसेज हो रहा है
थ्रू द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। एक पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, पास ऑन हो रहा है और फिर एक बैलेंस बना रहता है। साइकिल स्टार्ट होती है एब्जॉर्ब केमिकल एलिमेंट बाय द ऑर्गेनिज्म, और फिर वो आता है एयर में, वाटर में, सॉइल में, डिकम्पोजिशन होता है, और फिर ये साइकिल लार्जली एनर्जाइज्ड बाय सोलर इंसोलेशन होती है। ये जो साइक्लिक मूवमेंट होता है केमिकल एलिमेंट्स का बायोस्फीयर में बिटवीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट। तो बायो हुआ, एनवायरनमेंट जियो हुआ, और एलिमेंट्स केमिकल हुआ, और एक साइकिल है। तो दिस इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जियो का मतलब रॉक, सॉइल, एयर है, और वाटर ऑफ द अर्थ, और ये एक केमिकल साइकिल है। तो दो टाइप की बायो जियो केमिकल साइकिल्स हो सकती है, गैशियस और सेडिमेंट्री। गैसेज है और ये सेडिमेंट्री है। गैशियस साइकिल में मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट होता है एटमॉस्फेयर और ओशन। सेडिमेंट्री साइकिल में मेन रिजर्वायर होता है सॉइल और सेडिमेंट्री और दूसरे रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो ये दो टाइप की बायो जियो केमिकल साइकिल्स हो गई। एक होती है वाटर साइकिल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फेयर में, ये मेंटेन बिटवीन देम करते हैं एक सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 में। लेट अस कंप्लीट दीज साइकिल, और उसके बाद हम फिर इस बायोम सेक्शन में आ जाएंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। कार्बन वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये फॉर्म करता है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे यहाँ जो अर्थ में है ये कार्बन फॉर्म ऑफ लाइफ कहलाती है। बायोस्फीयर जो कंटेन करता है 500,000 कार्बन कंपाउंड्स इन देम। कार्बन साइकिल जो होती है ये मेनली कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कन्वर्जन इज इनिशिएटेड बाय द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसका फिक्सेशन हो गया। सच कन्वर्जन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, और ये कन्वर्ट होगा टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, और फिर ये आगे पास ऑन होगा। तो सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बाय द प्लांट, बिकॉज प्लांट को भी लिविंग बीइंग है, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। During this process, more carbon dioxide is generated and released through its leaves or roots during the day. तो जो plants हैं वो भी CO2 यहाँ पे generate होगा, कार्बन डाइऑक्साइड generate होगा। Remaining carbohydrates not being utilized by the plant become part of the plant tissue. तो कुछ partially fixation भी हो गया और कुछ release भी हुआ। प्लांट टिश्यूज आर इधर बीइंग ईटन बाय द हर्बीवोर एनिमल और डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरीके से वो आगे पास ऑन हो गए। और हर्बीवोर्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं सम ऑफ द कंज्यूम्ड कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और रिलीज हो जाते हैं एयर में थ्रू रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से ये कार्बन साइकिल इज गोइंग ऑन। हम अभी कार्बन साइकिल देख रहे हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। जब एनिमल मर जाएगा, कार्बोहाइड्रेट फिर डिकम्पोज होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और फिर ये डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वापस एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो कार्बन साइकिल कैसे चला, एटमॉस्फेयर में CO2 है, ये जो एटमॉस्फेयर का CO2 है ये असिमिलेशन बाय प्लांट्स हुआ, फोटोसिंथेसिस, और ये प्लांट्स में हो गया। मीनवाइल प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है तो ये भी रेस्पिरेशन करेंगे, तो ये कुछ पार्ट ऑफ CO2 रिलीज भी करते हैं। रिमेंबर दिस, कुछ पार्ट ऑफ CO2 प्लांट्स रेस्पिरेशन में रिलीज भी करते हैं बैक टू एटमॉस्फेयर, बट दैट इज ओनली अ पार्ट। ज़्यादा एब्जॉर्ब असिमिलेशन हुआ, कम यहाँ पे रिलीज हुआ। अब जो रिमेनिंग जो ज़्यादा बचा है वो क्वांटिटी फिर आगे बढ़ेगा। देन ये एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करके CO2 रिलीज़ करते हैं। एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, और इधर प्लांट्स भी जब रूट रेस्पिरेशन और फिर प्लांट्स का भी डिकम्पोज होगा, तो फाइनली ये फिर जाके CO2 फिर एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो दिस इज स्पेशली अबाउट दिस CO2 ओनली। ऑक्सीजन का डिफरेंट है। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन का मेन बाय प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में, जो फॉर्चुनेटली हमारे लिए यूजफुल है। इट इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ ये ऐसा रिलीज हुआ। द साइक्लिंग ऑफ ऑक्सीजन बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीजन अकर करता है नंबर ऑफ केमिकल फॉर्म्स में, कॉम्बिनेशन में। ये कंबाइन करता है नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रेट और मैनी अदर मिनरल्स एलिमेंट्स को, और ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। जैसे आयरन का आयरन ऑक्साइड हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो ऑक्सीजन अलग अलग जगह जाएगा और फाइनली फिर वो वापस अपने सोर्स पे आएगा।
Much of the oxygen is produced from the decomposition of water molecule by the sunlight because H2O उसमें भी ऑक्सीजन है during photosynthesis and released in the atmosphere through transpiration and respiration processes of plant. तो मेजर जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस वो यहाँ से रिलीज हुआ. सो दिस इज ऑक्सीजन. एक और थर्ड एलिमेंट है दैट इज दिस नाइट्रोजन. ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का. 78% एटमॉस्फेरिक जो गैस है वो दैट इज नथिंग बट दिस नाइट्रोजन. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जैसे कि अमीनो एसिड, इसका फॉर्मूला बताइए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन और पिगमेंट. तो ये कहलाती है नाइट्रोजन. ये एसोसिएटेड है सब में. ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि सर्टेन स्पीशीज ऑफ सॉइल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये केपेबल है यूटिलाइजिंग डायरेक्टली इन इट्स गैशियस फॉर्म. ना द प्रॉब्लम इज 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है बट वो यूटिलाइज्ड फॉर्म में नहीं है. जनरली नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज फिक्स. तो दैट इज वाई इस 78% को यूज करना है तो पहले इसका फिक्सेशन करना पड़ेगा. 90% ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकल. प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्री जो नाइट्रोजन होता है वो होता है एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एसोसिएटेड प्लांट रूट्स ऑन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फाउंड इन पोर स्पेसेस ऑफ द सॉइल. तो ये जो 78% है इसका बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी होगा और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होते हैं. नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर. जैसे लाइटनिंग, जब बिजली होती है तो भी एक फिक्सेशन हो जाता है. कॉस्मिक रेडिएशन में भी होता है. तो ओशियंस में सब मेरीन एनिमल्स हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं. आफ्टर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब फिक्स हो गई है, अवेलेबल है फॉर्म, ग्रीन प्लांट्स उसको असिमिलेट करते हैं. फिर हर्बीवोर्स में वो ट्रांसफ़र होगा. जब हर्बीवोर्स उन ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, फीडिंग ऑन प्लांट्स, और वो उसको कंज्यूम कर लेंगे. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये कन्वर्ट होगा नाइट्राइट्स में बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल. फिर बैक्टीरिया जो होगा वो कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में और ये यूज्ड अगेन बाय ग्रीन प्लांट्स हो जाएगा. तो एक साइकिल इज हैपनिंग. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए. राइजोबियम रूट्स एंड ऑल. देयर आर स्टिल अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन और इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. तो पहले तो नाइट्रिफिकेशन हुआ और कुछ बैक्टीरिया इसको डीनाइट्रिफिकेशन भी करेंगे तो उससे वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं. तो ये जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है 78% है, इसका फिक्सेशन हुआ बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी होता है. फिक्सेशन मतलब वो नाइट्रेट के कंपाउंड्स में बन गई है. इंडस्ट्रियल फिक्सेशन इज ऑल्सो देयर एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन होगा तो उससे वो वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी. तो ये बैलेंस ऐसे बना रहता है. सो दिस इज कॉल्ड दिस नाइट्रोजन साइकिल. दूसरे मिनरल की साइकिल्स भी होती है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ये प्रिंसिपल जियोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं बायोस्फीयर के. क्रिटिकल न्यूट्रिएंट हैं प्लांट्स और एनिमल लाइफ के. ये मिनरल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑब्टेन्ड इनिशियली फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम. इनसे ये चीज़ मिलती है. दे यूजुअली अकर एज अ सॉल्ट. ये सॉल्ट की तरह बनते हैं. डिजॉल्व इन सॉइल, वाटर और लेक्स, स्ट्रीम्स एंड सीज. मिनरल सॉल्ट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. अब जो अर्थ क्रस्ट है ना ये मेजर सोर्स ऑफ सॉल्ट है. इवन जो रिवर्स हैं ये सॉल्ट को आगे ले जाती है. देन जो सैलिनिटी ऑफ ओशन है वो भी एक पैरामीटर होता है डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ बिकॉज सॉल्ट कंसनट्रेशन ऐसे इंक्रीज होता है. सॉल्ट जो हैं वो क्रस्ट से फॉर्म हुए हैं. वेदरिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ये वाटर साइकिल में आएंगे और फिर इवेंचुअली रीच करेंगे ये सी पे. दूसरे जो सॉल्ट्स हैं ये रिटर्न होंगे अर्थ सरफेस में थ्रू सेडिमेंटेशन प्रोसेस से और फिर से वेदरिंग होगा और फिर से ये साइकिल में हो जाएगा. हमें प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ने हैं जियो जो हमने पहले देखे थे, जियोमॉर्फोलॉजी एंड ऑल, वहाँ हमने ऐसे काफ़ी कॉन्सेप्ट समझे हैं. नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म फुलफिल करता है मिनरल रिक्वायरमेंट फ्रॉम मिनरल सॉल्यूशंस इन देयर एनवायरनमेंट में. लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे बिकॉज हमें मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है अदरवाइज. एनिमल्स रिसीव करते हैं मिनरल नीड्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कंज्यूम आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डेफिशिएंसी ऑफ दिस सॉल्ट से क्या होता है, okay, then after the death of living organism the mineral are returned to the soil and water through decomposition and flow. तो मिनरल डेफिशिएंसी भी होती है और ये जब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स जब डाई होते हैं तो ये वापस फिर रिटर्न हो जाता है और डिकम्पोजिशन एंड फ्लो में. डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल इन जनरल, सॉल्ट में आयोडीन भी होता है.
आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट। आयोडीन से कौन सी डिसीज होती है? लैक डेफिशिएंसी से। टेल मी दैट। नाउ दिस इज इकोलॉजिकल बैलेंस। बिफोर दैट, इकोलॉजिकल बैलेंस से पहले हम पढ़ते हैं अगेन दिस सेक्शन, वर्ल्ड के बायोम्स। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था एक होते हैं फॉरेस्ट, तो ये बायोम्स एक बड़ा यूनिट है, इसके सब टाइप्स होंगे, रीजन्स, क्लाइमेटिक एंड सॉइल एंड फ्लोरा एंड फौना देखेंगे अपन। तो पहला है ये फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है बायोम, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो सकते हैं, टेम्परेट हो सकते हैं और बोरियल हो सकते हैं। ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, डेसिडुअस है यहाँ पे, और टेम्परेट में बोरियल भी है। सो ए बी सी, ए ट्रॉपिकल है, इसमें इक्वेटोरियल और डेसिडुअस है, देन टेम्परेट है और बोरियल है। ये जो चीज़ है ना, ये लैटिट्यूड पे डिपेंडेंट है। 0 डिग्री दिस ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, फिर डेसिडुअस है, लीव्स फॉल होगी यहाँ पे, फिर हायर लैटिट्यूड पे टेम्परेट आएगा, फिर देन बोरियल और फर्दर नॉर्थ में आएगा। तो जो ट्रॉपिकल है ये 10 डिग्री नॉर्थ साउथ हम मान सकते हैं, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये 10 डिग्री नॉर्थ साउथ का जो जोन है, बेल्ट है, यहाँ पे आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे। जैसे अभी हमने अमेजोन देखा, या फिर हम इंडोनेशिया में जो देखते हैं, अफ्रीका कॉन्गो बेसिन में देखते हैं, दीज आर ऑल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। देन A2 दैट इज डेसिडुअस, ये इस 10 डिग्री के थोड़ा और नॉर्थ साउथ में है, तो दैट इज इक्वेटोरियल 10 डिग्री, डेसिडुअस 10 to 25 डिग्री। देन ये नेक्स्ट है, अच्छा A1 में टेम्परेचर जो है वो 20 to 25 डिग्री तक रहेगा। यहाँ क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी रहेंगी, वाई? बिकॉज सोलर इंसोलेशन यहाँ पे ज़्यादा है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन सॉइल यहाँ की एसिडिक होगी और पुअर इन न्यूट्रेंट रहेगा। इक्वेटोरियल में ही मल्टी लेयर्ड कैनोपी होगी, टॉल एंड लार्ज ट्रीज होंगे, ऐसे लेयर्स में होते हैं ये। देन दिस इज A2 मतलब डेसिडुअस, यहाँ पे टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री है, रेनफॉल एवरेज 1000 mm सीजनल होता है। ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो लेस डेंस है, बिकॉज यहाँ पे ट्री शेडिंग भी होगा, लीव शेडिंग होगा। ट्रीज मीडियम हाइट के हैं, काफ़ी सारी वेराइटी को एग्जिस्ट होगी, इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स, मैमल्स, कॉमन स्पीशीज यहाँ पे मिलेंगे। देन बी क्या होता है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में है, एंड बी इज दिस टेम्परेट। टेम्परेट में होता है रेनफॉल 20 to 30, रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेल डिफाइंड सीजन्स होते हैं यहाँ पे। इक्वेटर में सीजन्स नहीं होते हैं, बट यहाँ पे सीजन्स होते हैं, और विंटर एंड दिस एंड ऑल सीजन्स है यहाँ पे। बी मतलब टेम्परेट में फर्टाइल एनरिच्ड है विद डिकेइंग लिटर। बी में मॉडरेटली डेंस मतलब टेम्परेट में मॉडरेटली डेंस ब्रॉड लीव्ड है, लेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज है। यहाँ पे मिलते हैं आक, बीच, मैपल, ये कुछ कॉमन स्पीशीज है, स्क्विरल, रैबिट, हमने शुरुआत में पढ़ा था इनको, बर्ड्स, ब्लैक बियर्स, माउंटेन लायंस, ये सब मिले थे हमें टेम्परेट में। बोरियल जो होता है यहाँ पे मिलता है, दैट इज सी, ब्रॉड बेल्ट, ये यूरेशिया नॉर्थ अमेरिका में। अब अपन तुरंत नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ये बोरियल आया है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया, अलास्का, कनाडा एंड स्कैंडिनेविया में है। यहाँ शॉर्ट मॉइस्ट मॉडरेटली वार्म समर्स हैं, लॉन्ग ड्राई कोल्ड विंटर्स हैं, लो टेम्परेचर होगा बिकॉज हम नॉर्थ की तरफ और साउथ नॉर्थ की तरफ बढ़े हैं, दैट इज नॉर्थ, अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया। प्रेसिपिटेशन मोस्टली स्नोफॉल 400 to 1000 mm है। या एसिडिक एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट थिन सॉइल कवर है। एवरग्रीन कॉनिफर्स हैं, पाइन, फर एंड स्प्रूस टाइप ऑफ वेजिटेशन है। वुड पैकर, हॉक, बियर, वुल्व, डियर, हेयर और बैट्स यहाँ पे कॉमन एनिमल है। तो ये जो बायोम्स था ना, ये फॉरेस्ट का था। ये फॉरेस्ट का हमने क्लासिफिकेशन किया, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और बोरियल में। ये लैटिट्यूड के हिसाब से है, ट्रॉपिकल में इक्वेटोरियल और डेसिडुअस, फिर एक टेम्परेट और लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड में, और बोरियल यहाँ पे साइबेरिया, अलास्का, कनाडा की तरफ है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉइल का टाइप है, और ये फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, फौना मीन्स एनिमल। अब आता है डेजर्ट। डेजर्ट में भी हॉट एंड ड्राई डेजर्ट हो सकता है, सेमी एरिड हो सकता है, कोस्टल हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। डेजर्ट की डेफिनेशन होती है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम है, टेम्परेचर नहीं, प्रेसिपिटेशन, एरिड कंडीशन है, तो वो हॉट डेजर्ट भी हो सकते हैं और कोल्ड डेजर्ट भी हो सकते हैं, पानी कम है। दोनों के एग्जाम्पल्स बताइए हॉट एंड कोल्ड के। यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं, सहारा, कालाहारी, मरुस्थली, रुबेखली। जैसे ये हॉट एंड ड्राई है, यहाँ पे गर्म भी है और पानी भी नहीं है। सहारा, कालाहारी, मरुस्थली, रुबेलखली, इन सबको मैप में देखना है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली 20 to 45 है। रिच इन न्यूट्रिएंट विद लिटिल और नो ऑर्गेनिक। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक लाइफ कम है, तो यहाँ की सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं मिलेगा। स्कैंटी वेजिटेशन है बिकॉज पानी नहीं है। फ्यू लार्ज मैमल्स मिलेंगे, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स।
फिर ये जैसे सेमी एरिड है, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली एरिड, सेमी एरिड है, इसमें मार्जिनल एरिया ऑफ हॉट डेजर्ट्स होते हैं, यहाँ 21 to 38 डिग्री टेम्परेचर है, सॉइल टाइप मोर और लेस सब जगह सेम है, A to C ये 3 है, यहाँ पे सेम चीज़ है, अटाकामा मार्जिनल एरिया ऑफ हॉट डेजर्ट, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ दिस फ्लोरा एंड फोना है। देन अगर हम डेजर्ट जाएं जो टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन्स के हैं, मतलब कि दैट इज़ कोस्टल डेजर्ट दिस अटाकामा हुआ, देन कोल्ड डेजर्ट में ये टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन्स आ गए, ये कोल्ड डेजर्ट है, पानी कम है और यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम है, रेनफॉल इज़ लेस देन 50 mm। तो जो डी है यहाँ पे मिलेंगे रैबिट्स, रैट्स, एंटीलोप्स एंड ग्राउंड स्क्विरल। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस लैटिट्यूड अगेन डेजर्ट जो है टेम्परेचर कोल्ड भी हो सकते हैं और हॉट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे रेनफॉल कम है और इन डेजर्ट्स में डिफरेंट टाइप फ्लोरा एंड फोना है। सॉइल इन जनरल सब जगह रिच इन न्यूट्रिएंट्स विद लिटिल और नो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये ग्रासलैंड्स होती है, ग्रासलैंड्स जैसे ट्रॉपिकल सवाना है और टेम्परेट स्टेपे टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स है। सवाना में लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड इंडिया, इन ग्रासलैंड्स के डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। वार्म हॉट क्लाइमेट, रेनफॉल 500 to 1250 mm, पोरस थिन लेयर ऑफ ह्यूमस बनेगी, ग्रास ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, एब्सेंट है, लार्ज श्रब्स यहाँ पे एब्सेंट है, जिराफ। अब ये जो एनिमल्स हैं ये ग्रास फीडिंग है, तो जिराफ, जीब्रा, बफेलो, लेपर्ड, अब इन पे फीड करेंगे, हाइना, एलिफेंट, माइस, मोल, स्नेक्स, वर्म्स, ये सब यहाँ पे कॉमन रहेंगे। टेम्परेट की बात करें तो ये यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका। टेम्परेट हमें लोकेशन लैटिट्यूड याद रखना है, यहाँ हॉट समर एंड कोल्ड विंटर है, यहाँ थिन फ्लॉक्यूलेटेड सॉइल रिच इन बेसिस है, ग्रासेस यहाँ पे ओकेशनल ट्रीज भी मिल जाएंगे, कॉटनवुड, ऑक, विलो, गजल एंड जिब्रा एंड दिस। यहाँ पे एनिमल्स है, राइनोसोरस, वाइल्ड हॉर्सेस, लायंस, बर्ड्स, वर्म्स, स्नेक्स, ये सब यहाँ पे कॉमन है। एक्वाटिक में फ्रेश वाटर है और मेरीन है, फ्रेश वाटर मतलब सॉल्टी नहीं है, मेरीन मतलब सॉल्ट है। फ्रेश वाटर मतलब लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड वेटलैंड, और मेरीन का मतलब होता है ओशियन, कोरल रीफ, लगून्स एंड एस्चुरी। ये टेम्परेचर जो है ये वेरी करेगा वाइडली विद कूलर एयर टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, यहाँ दोनों ए और बी में। पानी है तो पानी से मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है क्लाइमेट में, वाटर स्वॉर्म्स और मार्शेज होंगी यहाँ पे दिस लेक्स में। और जो दैट इज सेकेंड मेरीन है, यहाँ पे टाइडल स्वॉर्म, मेरीन मतलब समुद्र के आसपास है ये, यहाँ पे एल्गल, दूसरे एक्वेटिक मेरीन प्लांट्स बनेंगे, वेराइटी ऑफ वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स भी होंगे। तो ये एक्वेटिक वर्ड में एक्वा लिखा है, पानी है, पानी फ्रेश वाटर हो सकता है और मरीन भी हो सकता है। सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सॉइल एंड देन फ्लोरा एंड फौना। ये है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। हाइट में अगर हम देखते हैं तो सेम इफेक्ट आता है जो लैटिट्यूड में इफेक्ट आता है। तो हाई माउंटेन रेंजेस जैसे हिमालय में आता है दिस स्नो लेपर्ड होता है, देन क्लाउडेड लेपर्ड है, एंडीज और रॉकीज़ में भी इस टाइप के हमें यहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे। टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन वेरी करेगा कि वो लैटिट्यूडिनल जोन कहाँ पर है, रेगुलेट ओवर स्लोप होगा, डेसिडुअस टू टुंड्रा वेजिटेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड डिपेंडिंग अपॉन हाइट। यहाँ पे सारा रियल मिल जाता है, जो हमें लैटिट्यूड में देखने को मिलता है वही एल्टीट्यूड में भी देखने को मिलता है। तो ये हैं बायोम्स, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एक्वेटिक मतलब पानी, ग्रासलैंड मतलब ये घास के मैदान है, डेजर्ट मतलब ये है दिस रेगिस्तान टाइप एंड दिस इज फॉरेस्ट। तो ये बायोम्स हैं, फिर इनके सब टाइप्स हैं, ये कहाँ रीजन है, ये क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल एंड दिस फ्लोरा एंड फौना। काफ़ी कंसाइज वे में बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस का। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी में, ऑर्गेनिज्म में, इन अ हैबिटेट और इकोसिस्टम। इट can happen when the diversity of the living organism remain relatively stable. तो diversity is very important. Gradual changes do take place but that happens only through natural succession. Nature change करता है, एक टाइम पे डायनासोर्स थे, now there are no dinosaurs, but ये by nature होना चाहिए। It can also be explained as a stable balance बना रहता है number of each species in an ecosystem totality में। ये अकर होता है थ्रू कंपटीशन है, कोऑपरेशन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, पॉपुलेशन इनकी स्टेबल बनी रहेगी। ये जो बैलेंस है ब्रॉट अबाउट बाय द फैक्ट दैट सर्टेन स्पीशीज कॉम्पीट विद वन अनदर, डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट इन विच दे ग्रो।
दिस बैलेंस इज ऑल्सो अटेन्ड बाय द फैक्ट दैट सम स्पीशीज जो हैं ये डिपेंड होती हैं अदर फॉर देयर फूड एंड सस्टेनेंस। फॉर एग्जाम्पल हम टाइगर का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं एक न्यू एरिया में, से लायन का इंट्रोडक्शन है कूनो में। अब ये जो लायंस हैं अगर इनका प्रे बेस नहीं है तो हम इन लायन को यहाँ पे लाएंगे बट दे वुड बी स्टार्व्ड, ये स्टार्व्ड हो जाएंगे बिकॉज इनको प्रे बेस भी होना चाहिए। तो दे डिपेंड ऑन सम अदर स्पीशीज एज वेल फॉर देयर फूड एंड सस्टेनेंस। सच अकाउंट्स आर एनकाउंटर्ड इन वास्ट ग्रासलैंड्स जहाँ पे हर्बीवोर्स जो होते हैं वो काफ़ी प्लेंटी में है। तो अगर हर्बीवोर्स हैं लाइक डियर, जीब्रा, बफेलो, तो इन पे डिपेंडेंट कार्निवोर्स भी आ जाएंगे, टाइगर्स, लायंस एट्सेट्रा, दैट आर नॉट यूजुअली इन लार्ज नंबर। हंट एंड फीड जो है हर्बीवोर्स का, देयर बाय ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने स्नेक पे पढ़ा था कि स्नेक्स जो होते हैं दे आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, बिकॉज स्नेक होते हैं ये रोडेंट्स जो होते हैं, रैट्स एंड ऑल, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। In the plants, any disturbance in their native forest, clearing the forest by shifting cultivation है, ये सब चीज़ें क्या करती है, स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करती है। जैसे हमने मोनोकल्चर कर दिया, ब्रिटिशर्स आए उन्होंने सब जगह मोनोकल्चर कर दिया, तो इससे नेचर ऑफ फॉरेस्ट चेंज हो गया। This change is due to competition where the secondary forest species, grasses, bamboo, pine overtake native species। तो ये जो स्पीशीज होती है, इन्वेजिव स्पीशीज होती है, ये कई बार आके नेटिव स्पीशीज को वहाँ से रिप्लेस कर देती है। तो दिस ऑल्सो हैपन्स और इससे बायोडाइवर्सिटी में इम्पैक्ट आता है। नेटिव स्पीशीज चेंजिंग द ओरिजिनल फॉरेस्ट स्ट्रक्चर और दिस इज कॉल्ड सक्सेशन। अगर नेचुरली हो रहा है दैट इज अगेन थिंग, कई बार ये मैन मेड भी होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, नेचुरल हैजार्ड्स या ह्यूमन कॉजेज से। ह्यूमन इंटरफेरेंस अफेक्ट करता है बैलेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटी को, ये लीड करता है डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम और सच डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग अबाउट न्यूमरस सेकेंडरी सक्सेशन। तो पहला सक्सेशन हुआ फिर उसके ऊपर एक और लेयर आएगा, ऐसे भी होता है। ह्यूमन प्रेशर ऑन द अर्थ्स रिसोर्सेज ने हैवी टोल किया है इकोसिस्टम पे, डिस्ट्रॉय किया है ओरिजिनलिटी पे, कॉज किया है एडवर्स इफेक्ट टू द जनरल एनवायरनमेंट। Ecological balances have brought many natural calamity, flood, landslide, disease, erratic climate occurrence, etc. Man-made causes भी हैं ये। There is very close relation between the plant and animal community within particular habitat. Diversity of life in a particular area can be employed as an indicator of the habitat. जितनी अच्छी biodiversity है उतना ही healthy environment है। Proper knowledge and understanding of such factor provide strong base for protecting and conserving the ecosystem, which is very very important। तो ये आंसर्स ट्राई करते हैं। फॉलोइंग इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड होता है बायोस्फीयर में, आंसर दिस। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, इनको किस नाम से हम बोलते हैं, ऑक्सीजन कंबाइन करती है आयरन से इन द रॉक और वो क्या बनाएगी, देन फोटोसिंथेसिस CO2 कंबाइन करता है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या फॉर्म करता है। 30 वर्ड्स में इकोलॉजी का क्या मतलब है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड क्या है, फूड चेन क्या होती है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन आइडेंटिफाई करें, एक डेट्रिटस भी होती है, फूड वेब क्या होती है, डिफरेंट दिस चेन्स आर कनेक्टेड, एंड व्हाट इज बायोम। 150 वर्ड्स में बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर, हाउ, इकोलॉजिकल बैलेंस, मेजर्स नीडेड टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज लाइफ ऑन द अर्थ, ये इकोलॉजिकल बैलेंस, नाइट्रोजन साइकिल, मिनरल साइकिल, ऑक्सीजन, कार्बन साइकिल और ये बायोम्स हैं, एल्टीट्यूड, हाइट, एक्वेटिक पानी, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, डेजर्ट एंड दिस फॉरेस्ट। ये बायोम्स के टाइप है, वाटर का साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस इकोसिस्टम है। देन दिस इज लाइफ ऑन अर्थ। सो दिस इज लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।